नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, एएलपी के बाद अब आरआरबी जेई टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई सभी के लिए बिल्कुल रामबाण सेशन चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस करंट अफेयर्स जीके के क्लास आपको करवाएंगे। देखो, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, जनरल साइंस के बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और आज की इस वीडियो में 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मान के आप इन क्वेश्चनों को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में उतार लीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है। ध्यान से देखिए, क्षार के बारे में आपसे बात की जा रही है। तो देखिए, क्षार वह पदार्थ होता है जो क्या करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी याद रखना, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन ग्रहण करता है। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। जब इंसान सोता है तो उसका रक्तदाब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। याद रखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब जो होता है वो घटता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। देखिए, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वो क्या कहलाता है। तो भाई, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे गलनांक कहा जाता है। तो साथियों याद रखिए, गलनांक करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो भाई, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जब हम जल की क्रिया कराते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा मीथेन। ठीक है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है, क्या प्राप्त होता है, तो उससे मीथेन प्राप्त होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो संवेग भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान जो है अदिश राशि होता है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है किस प्रकार से। तो देखिए, अवतल लेंस जो होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों याद रखना है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाता है। तो सीधा बनाता है, आभासी यानी काल्पनिक, और छोटा बनाता है वस्तु से। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा, आभासी और छोटा, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसवीं सदी। देखिए, ईसवीं सदी की 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता थे। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बैरोमीटर के आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो साथियों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, यह पूछा जा रहा है। देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किया था टोरिसेल्ली ने। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, टोरिसेल्ली, जिन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अगला, कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, वे क्या कहलाती हैं। तो भाई याद रखना, वह कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग होती है उसको समावयवी यानी आइसोमर्स बोलते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अत्यंत नरम खनिज है। भाई, इनमें से कौन अत्यंत नरम खनिज है। तो साथियों, इनमें से अत्यंत नरम खनिज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो मैग्नीशियम सिलिकेट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। मैग्नीशियम सिलिकेट जो है इन सभी से नरम खनिज होता है, इन सभी से नरम है मैग्नीशियम सिलिकेट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना क्या कहलाता है। देखिए, फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना, ये क्या कहलाता है, तो इसको हम विसरण बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट है, विसरण। अगला है, वह तत्व कौन सा है जो नरम और लोचदार है और विद्युत का चालक है। देखिए, तो वह तत्व कौन सा है जो नरम है और लोचदार है और विद्युत का चालक भी है। तो देखिए, राइट होगा धातु। ठीक है, याद रखना, धातु है ना। वह तत्व कौन सा है जो नरम और लोचदार है और विद्युत का चालक है। तो भाई धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और न्यूनीकरण दोनों होता है क्या कहलाता है। तो भाई, वह प्रतिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण दोनों ही होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए, रेडॉक्स। वह पदार्थ
जो रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को धीमा कर देता है क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को धीमा कर देता है उसको इनहिबिटर कहा जाता है। याद रखना, इनहिबिटर। इनहिबिटर यानी रुकावट डालने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल की सांद्रता उसे निष्क्रिय कर निर्धारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई जब अम्ल की सांद्रता उसे निष्क्रिय करके निर्धारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं संक्रमण की स्थिति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संक्रमण की स्थिति। इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी परमाणु क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो सबसे बाहरी परमाणु होता है उसको संयोजन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए कि इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी परमाणु क्या कहलाता है? तो संयोजन इलेक्ट्रॉन। अगला है, पानी के उबलते बिंदु और हिमांक बिंदु की तब क्या स्थिति होगी जब इसमें खाद नमक को मिलाया जाएगा? तो देखिए, पानी के उबलते बिंदु और हिमांक बिंदु की तब क्या स्थिति होगी जब इसमें खाद नमक को मिलाया जाएगा? तो याद रखिए, कमी होगी। ठीक है, पानी के उबलते बिंदु और हिमांक बिंदु की तब क्या स्थिति होगी जब इसमें खाद नमक को मिलाया जाएगा? तो कमी होगी ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? वाशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा Na2CO3 और इसके साथ जल के 10 अणु मिलते हैं यानी 10H2O। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना। आगे देखिए, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किया था किसने? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1911 में। किसने किया था? तो देखिए, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था सी फंक ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, सी फंक। किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? तो भाई वह कौन सा कवक है जिसके कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? तो याद रखिए, टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है? तो साथियों, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है टिटनेस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलेरिया। देखिए, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो फाइलेरिया जिसको हाथी पांव भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पैरों में सूजन आ जाती है, वृषण कोशों में सूजन आ जाती है और शरीर के अन्य भागों में भी सूजन हो जाती है। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। साथियों, अब तक हुए एएलपी के एग्जाम के आधार पर, यानी एएलपी जो है ना, अभी देखिए एएलपी का पेपर हुआ और एएलपी में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर आपको आने वाले पेपर जेई, आरपीएफएसआई, इसके अलावा टेक्नीशियन, एनटीपीसी, उन सभी के लिए ये जो अब क्लासेस आएंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे। बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो कि आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेंगे। तो सारे क्लासेस आपको देखना है। आपको पता है मेरी क्लासेस बहुत ही कम समय की होती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप डेली जो है क्लासेस जरूर देख लेना। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इस बार। ठीक है, आगे देखिए, अतिसार रोग जो घरेलू किसके द्वारा प्रसारित होता है और जिससे कहां पर घाव हो जाता है? यानी ये दो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, अतिसार रोग जो होता है ना साथियों, ये घरेलू मक्खी के द्वारा प्रसारित होता है। ये जो पहला रिक्त स्थान है, यहां पर आपका मक्खी आएगा और ये इससे कहां पर घाव हो जाता है? तो भाई आंत में। तो याद रखना, अतिसार रोग घरेलू मक्खी के द्वारा प्रसारित होता है जिससे आंत में घाव हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस, देखिए हेलमिंथस के कारण होती है? तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो हेलमिंथस के कारण होती है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अतिसार और फाइलेरिया, ये दोनों जो बीमारी है वो हेलमिंथस के कारण होती है। आगे देखिए, टर्नर सिंड्रोम रोग महिलाओं में होता है और इस रोग में महिलाओं में क्या हो जाता है? तो भाई टर्नर सिंड्रोम रोग जो है ये महिलाओं में होता है और इस रोग में महिलाओं की जो गुणसूत्र है वो एक कम हो जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है इसमें, लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम रोग है इसमें महिलाओं में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। याद रखना, ठीक है, यानी गुणसूत्र 45 हो जाता है। अगला है क्लीनेफेल्टर, देखिए क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम रोग, ये पुरुषों में होता है और इस रोग में पुरुषों में क्या होता है? तो एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी 46 की जगह 47 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
अगला है, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में होने वाला आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? साफ साफ पता चल रहा है एड्स होगा। और देखिए हीमोफीलिया, वार्नाधाता, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी आनुवांशिक रोग है। एड्स जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो भाई देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है रोंटगन एक्सरे, बिल्कुल सही है क्योंकि एक्सरे की खोज तो विलियम रोंटगन ने की थी। गुरुत्व का नियम न्यूटन ने दिया था, ये भी सही है। गैसों का प्रसार, ये गलत है, फैराडे नहीं। फैराडे का संबंध तो इलेक्ट्रोलाइसिस से है ना। बाकी पास्चर, जीवाणुओं का अध्ययन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, लॉगरिदम सारणी की खोज किसने की थी? लॉगरिदम सारणी की खोज किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने की थी ना। ऑप्शन नंबर भी राइट है, जॉन नेपियर। अगला, ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है? तो इनमें से किसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने? आप बोलोगे सर कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कायरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए कायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई कायरोलॉजी में जो है ना हाथों का अध्ययन होता है, हाथ का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हाथ का। निम्न में से किसे फिलोसफर वूल कहा जाता है? देखिए फिलोसफर वूल किसे कहा जाता है? आप बोलोगे सर जिंक ऑक्साइड जो होता है ना, जिंक ऑक्साइड, इसको फिलोसफर वूल कहा जाता है, याद रखना सभी। अगला, इलेक्ट्रोलाइसिस कमी की प्रक्रिया कहाँ होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस में कमी की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो कैथोड में होती है, याद रखना, कैथोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जोथर्मिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? देखिए एक्जोथर्मिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? तो आप याद रखना, गर्मी विकसित करता है ये जो प्रक्रिया है एक्जोथर्मिक, इसमें क्या होता है? गर्मी विकसित करता है, ये याद रखना। देखिए साथियों, मेरा सेहत ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा फीवर भी है, सर्दी जुकाम तो बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से गले से आवाज़ अच्छे से निकल नहीं रही है, इसलिए मैंने कल आपको क्लासेस भी नहीं करवाया है। ठीक है, तो अब जो है जो भी हो, कम से कम 2 वीडियो तो आपको डेली मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी जैव यौगिकों में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई इनमें से कौन सा तत्व है जो सभी जैव यौगिकों में पाया जाता है? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन बता दोगे तो ये गलत हो जाएगा साथियों। देखिए कौन सा तत्व है जो कि भाई सभी जैव यौगिकों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा कार्बन। ठीक है, कार्बन जो होता है ये सभी जैव यौगिकों में पाया जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कोक यानी बुझा हुआ पत्थर का कोयला साधारण और सामान्य प्रकार का होता है? तो इनमें से कौन सा कोयला है जो साधारण और सामान्य प्रकार का कोयला होता है? याद रखिए बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन नंबर सी। एसिटिलीन गैस का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एसिटिलीन गैस का आविष्कार किसने किया था? तो बार्थेलॉट, आप बता रहे हो, बार्थेलॉट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है, बार्थेलॉट। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक पर कटिंग बैक का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो भाई मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक पर कटिंग बैक का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए करते हैं? तो त्वचा रोग के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एम हेल्थ क्या है? देखिए एम हेल्थ ये क्या है? तो एम हेल्थ की बात की जा रही है तो ये एक मोबाइल हेल्थ केयर डिवाइस है। याद रखिए बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि साथियों अंदाजा लग चुका है कि एलपी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो भाई आगे आपसे जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस यानी सॉलिड का गुण है? तो इनमें से कौन सा ठोस यानी सॉलिड का गुण है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा निश्चित आकार। ठोस में क्या होता है? तो ठोस का जो है ना निश्चित आकार होता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? तो शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन क्यों है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इससे अशुद्धियां जो होती हैं वो हट जाती हैं। अगला है, पाइप इंसुलेशन के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पाइप इंसुलेशन के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पीवीसी का, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। फिर से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, पाइप इंसुलेशन के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? आप बोलोगे सर पीवीसी का। चलिए आगे देखिएगा, एक ऐसे लवण का नाम बताइए जिसका जलीय घोल का प्रभाव लाल या नीले लिटमस पर
नहीं होता है। तो भाई एक ऐसे जलीय लवण का नाम जिसका जलीय घोल का प्रभाव लाल या नीले लिटमस पर नहीं होता है वो होता है पोटेशियम सल्फेट। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। अगला है परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है। तो देखिए परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रेफाइट। यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने की क्षमता रखता है। तो देखिएगा यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप है, ठीक है, यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप है जो श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने की क्षमता रखता है। देखिए राइट होगा यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसने बताया कि परमाणु का द्रव्य नाभिक में स्थित होता है। तो ये किसने बताया था कि परमाणु का द्रव्य नाभिक में होता है, आप बोलोगे सर रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड साहब ने बताया था। अगला है पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है, यानी इनमें से कौन सा रोग है भाई जिसको रिंग डिजीज के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखना विल्ट ऑफ पोटैटो, और डबल स्टार मार्क कर लेना इसको, सिंगल नहीं डबल स्टार। देखिए आलू का विल्ट रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको रिंग डिजीज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्ते पर बड़े रंग के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। तो भाई देखिए पौधे का वह कौन सा रोग है जिसमें पत्ते पर बड़े रंग के पीले धब्बे दिखाई देते हैं, आप बोलोगे सर बैक्टीरियल ब्लाइट होता है वो। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल ब्लाइट याद रखना। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्कियोपेटेरिक्स का, है ना। ये एक जीवाश्म पक्षी है साथियों जो कि पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं, याद रखना ऑर्कियोपेटेरिक्स में। किसने सुझाव दिया कि जीवन को सरल कार्बनिक अणुओं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन आदि से विकसित किया गया है जो कि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद थे। तो इसको ये सुझाव दिया था हॉल्डेन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है हॉल्डेन। आगे देखिए मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां विकसित होने वाली प्रक्रिया क्या कहा जाता है। तो भाई मौजूदा प्रतिरक्षियों से नई प्रजातियां विकसित होने वाली जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है प्रजातिकरण, याद रखिएगा। मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां विकसित होने वाली जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, तो प्रजातिकरण। आगे देखिए इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है। ध्यान से देखिएगा इनमें से कौन सा जीव है जो परजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है। तो भाई प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले पहले एंजाइम के बारे में बताइए। देखिए पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला जो पहला एंजाइम है वो कौन सा होता है। तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आएगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज याद रखना। अगला क्वेश्चन है एक पौधे के तने में श्वसन और सांस किसके माध्यम से होता है। तो एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास जो होता है ये किसके माध्यम से होता है। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए लेंटिसेल्स के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए लेंटिसेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिए लेंटिसेल्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव का हृदय 3 कक्षीय का होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा छिपकली का। ऑप्शन नंबर बी छिपकली। उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो रक्त को वापस दिल में ले जाता है। तो भाई ये तो सीरा का काम होता है ना, नस का, याद रखिएगा नस, वेन। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज़्यादा रक्त शरीर से न बहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। देखिए एक अक्रिय डायटोमिक गैस का नाम बताइए जो न किसी पदार्थ को जलाती है और न ही जलने में मदद करती है। तो साथियों याद रखना नाइट्रोजन होगा। एक अक्रिय डायटोमिक गैस होता है ये नाइट्रोजन, ठीक है, जो न किसी पदार्थ को जलाती है और न ही जलने में क्या करती है, मदद करती है। आगे देखिए रॉकेट प्रणोदक और वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला गैस कौन सी है। तो रॉकेट प्रणोदक और वेल्डिंग में जो इस्तेमाल होने वाला गैस है वो है साइनोजेन। साइनोजेन बता रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए लड़ाइयों या दंगों में इस्तेमाल होने वाली आंसू गैस का नाम क्या है। तो लड़ाइयों या दंगों में इस्तेमाल होने वाला जो आंसू गैस है उसका नाम है साथियों CS गैस, याद रखना। क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है ये। आगे देखिए
उच्च गति की फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला गैस कौन सा है? तो भाई उच्च गति की फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला जो गैस है वो है क्रिप्टॉन। ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस होता है, याद रखना। एक ऐसे गैस का नाम बताइए जो पानी में विद्युत धारा प्रभावित करने पर हवा में मुक्त होती है। तो देखिए वह गैस कौन सा है जो पानी में विद्युत धारा प्रभावित करने पर हवा में मुक्त होती है? देखिए राइट होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो अमीबा में जो उत्सर्जन होता है यह किस माध्यम से होता है? डबल स्टार कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए प्रसार के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा प्रसार। आगे देखिए, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो भाई राइट होगा साथियों फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रत्येक गुद्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है जिसे क्या कहा जाता है? इसको नेफ्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, याद रखना। उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। देखिए राइट होगा उपरोक्त सभी, 2 किडनी, 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा दोनों ही। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रोजेक्टर में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? तो भाई प्रोजेक्टर में किस लेंस का उपयोग करते हैं साथियों? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए। किस घटना के कारण जब सिनेमा मशीन से किरणें निकलती है तो वह स्क्रीन पर उभरती हुई दिखती है? तो भाई ये किसके कारण होता है? तो ये विवर्तन के कारण होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन, याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तन कर सकती है? बताइए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मंडिबल बोन उस हड्डी का नाम है, मंडिबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मंडिबल बोन, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली जो हड्डी है वह है साथियों फिबुला हड्डी। मैं इसका फोटो आपको दिखा देता हूँ, देखिए फिबुला हड्डी कहाँ पर होता है, ठीक है, देख सक रहे हैं आप, ये सबसे पतली हड्डी होती है फिबुला, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। तो भाई सबसे छोटी जो मांसपेशी है वो है, याद रखना, स्टेपेडियस। देखिए स्टेपेडियस मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? याद रखिए मायोग्लोबिन, ठीक है। किस पिगमेंट की होने की वजह से? तो मायोग्लोबिन की होने की वजह से, याद रखना। क्या होता है इससे? तो भाई कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों से में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर से कचरे को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर उत्सर्जन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है कि किडनी रोग से पीड़ित होने के लक्षण क्या हैं? तो भाई किडनी रोग से पीड़ित होने का लक्षण ये सभी है, उच्च रक्तचाप, श्वसन समस्या, चेहरा पैर आदि का सूजन होना, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस थे जो अभी एलपी में आपसे पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी टाइप से जो कि आपसे आने वाले एग्जाम जेई, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी में हूबहू पूछेंगे। अब से जो क्लासेस आएंगे बिल्कुल नए एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड। वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।